औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 24, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को लाजमी टिक कर लो, ठीक है? क्योंकि जो ना नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, जो कि मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जो ना स्टार्ट कर भी दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लिंक को शेयर किया करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सारे ग्रुप्स जितने भी हैं आप लाजमी शेयर किया करें। और वीडियो एंड तक लाजमी आपने देखनी है, क्योंकि मैं जो पेपर में क्विज़ आएंगे फाइनल टर्म में, और जो कि पूछे जा भी चुके हैं और पूछेगा भी, वो भी मैंने आपको साथ साथ बताने हैं लास्ट पे, ठीक है ना? बिल्कुल लास्ट में मैं जाके वो बताऊंगा कि आपने क्या चीज़ें तैयार करनी है फॉर ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो यही होगा ना, तो आपने ध्यान से ये ना वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो हमारे चैनल को समझ लेंगे, एक प्लेटफॉर्म समझ लें, और आपका इंशाल्लाह पूरा का पूरा जो है ना माहौल प्रोवाइड करेंगे कि आपके जो बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ एक रजिस्टर पकड़ें, हमारे चैनल पर लेक्चर लें और अपने नोट्स तैयार कर लें। यू अंडरस्टैंड? चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आया कि न्यूटन-रैप्सन मेथड क्यों यूज़ किया जाता है। एक बात याद रखना, MTH 603, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें सारे के सारे मेथड्स, इसमें मेरा सबसे पहला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है, इसके ऊपर लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने ये सारा बताया था कि आया कि हम मैट्रिक वाले जो मेथड्स थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम ये छोड़ के अभी ये नए पंगे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये नए पंगे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास वो जो मेथड्स थे ना, वो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते थे, एग्जैक्ट वैल्यू देते थे, ठीक हो गया ना? वो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते थे। किसी भी मसावात की इक्वेशन का जब एग्जैक्ट सॉल्यूशन लाई करता है ना, तो देन जो है ना उसके ऊपर 3 मेथड्स अप्लाई होते हैं, वो मैट्रिक वाले हैं, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशंस। ओके, अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन लाई ना करे तो देन क्या करना है? देन याद रखना कि 2 नंबर ऐसे होते हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके दरमियान सॉल्यूशन आपका लाई कर रहा होता है। तो वो उसको सोल्व करने के लिए, उस मसावात को, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस 603, MTH 603 वो आई थी वजूद में। छोटा सा टच उसने इधर भी दिया हुआ है, ये लेक्चर नंबर 24 में भी, कैल 1 में भी, न्यूटन-रैप्सन मेथड की सूरत में, शक्ल में, ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने याद रखनी है कि आया कि इनकी बेस क्या है। चलें न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसके रिमार्क्स पढ़ते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वो क्विज़ में पूछता है। तो आपने ध्यान से क्लियर करते जाना और पॉज कर करके ना वीडियो को आपने नोट करते जाना है। चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूटन-रैप्सन मेथड या न्यूटन मेथड्स, फॉर्मूला उसका होगा x सबक्रिब, इसे कहते हैं बेस को सबक्रिब कहते हैं, n+1 इज इक्वल टू सबक्रिब xn माइनस f ऑफ xn, f ऑफ डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और f ऑफ xn सबक्रिब में आएगा। रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। ये तो होगा फार्मूला, ये फार्मूला याद रखना, ऊपर फंक्शन आएगा, नीचे उसका डेरिवेटिव, और ये xn माइनस होगा, और ये होगा जी एक टर्म इसकी ऐड हो जाएगी इसमें, ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है? रिमार्क्स है नंबर 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, फंक्शन को पहले आपको 0 करना पड़ेगा, फिर आपने लेट करके आगे चलना है। डू नॉट अप्लाई ऑन कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला, ये समझ लें, तो इसका आप जब डेरिवेटिव लोगे इसके लिए तो वो तो 0 हो जाएगा, और बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो देन आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, तो 0 के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो इट मीन के ये फेल हो जाएगा। न्यूटन-रैप्सन मेथड कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। 2 हो गए पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, डज नॉट कन्वर्जेंट, ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करता, कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। पॉइंट्स में आप देखो 100 लोग आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो, तो 100 लोगों का ज़रूरी नहीं है 100 लोगों का सेम आंसर आए, डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही होगा, ठीक है ना? तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। योर कैलकुलेटर कैन मस्ट बी इन रेडियन नॉट डिग्री, आपका जो कैलकुलेटर है ना वो रेडियन में होना चाहिए। सेटिंग में जागे ना तो आप रेडियन में करोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा भी।
कैसे रेडियन में करना है। यू अंडरस्टैंड ना, मेरे पास कैलकुलेटर बड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल जब करेंगे ना फिर मैं बताऊंगा रेडियन में कैसे करना, आगे बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल है अब मेरे पास के गिवन फंक्शन है मेरे पास, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, इसे उठा के इधर लेके आना है, फिर मैंने लेट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कॉज एक्स। हाँ जी, रिप्लेस मैंने करना है एक्स की जगह पे एक्स एन, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स एन लगा दो, ये लग गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन, तो डिफरेंशिएट जब करोगे इस फंक्शन को तो आपके पास एफ डैश आ जाएगा। एफ डैश जो होता है वो डिफरेंशिएशन होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन लगा दोगे और यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन लगा दोगे, ठीक है ना। ये आपके पास सम और डिफरेंस रूट्स फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट सेम है तो 1 आ जाएगा। और कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स एन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स एन। वी नो डैट, फॉर्मूला लिख देंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का, एक्स सबस्क्रिप्ट में लिखोगे n प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डैश एक्स एन। यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह आपने न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है। अभी नहीं, अभी रूट्स भी उसने दिए हुए हैं, 0 और 1 दिया हुआ है, उसकी भी बात करते हैं हम। अच्छा जी, बाद में आप क्या करोगे, देखो ज़रा, पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, जो आपने फंक्शन की वैल्यू और उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली है ना, वो सारी फॉर्मूले में पुट कर देनी है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू, यहाँ पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, ये वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे ही आ जाएगा। तो देखो ज़रा, गिवन दिया हुआ है सिंस रूट लाइज बिटवीन 0 and 1 देन वी हैव टेक x1 इज इक्वल टू 1। आपकी PDF में 1 ही लिया हुआ है तो मैंने 1 ही ले लिया। यहाँ पे आप x नोट जो है ना वो 0 ले सकते हो और x1 जो है ना वो 1 ले सकते हो। ये ऐसे वैल्यू है इंटरवल के अंदर 0,1। समझ लगी बात की, तो ये 1 मैंने x1 ले लिया है। ओके, समझ लगी बात की, क्लियर है। आगे चलते हैं। टेक x1 इज इक्वल टू 1 जी, पुट n इज इक्वल टू 1 इन 1। आपने हमेशा जो है ना 1 ही पुट किया करना है। यहाँ पे 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो x1 तो आपके पास ये है, तो x2 यहाँ से निकल आएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 1 इन 1, तो 1 करोगे 1 प्लस 1 x1 माइनस x1 माइनस वैसे ही कोज x1 1 प्लस साइन x1, मतलब xn है ना तो x1 आ गया। ओके, 1 प्लस 1 2 आ गया, x2 ये सारा वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करना आपने, अब आपने जहाँ पे x1 है ना वहाँ पे आपने पुट कर देना है x1 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1। तो देखो ज़रा, ये x1 की जगह पे 1 आ गया, 1 माइनस कोज 1 साइन 1, ये वैसे ही आ गया। अब मैंने बताया था कि आपने, अगर आपके पास वो अच्छा कैलकुलेटर है बड़े वाला, ठीक है ना, साइंटिफिक, जो मतलब 750 या 800 या 1500 रुपये का मिलता है, अगर आपके पास वो अच्छे वाला कैलकुलेटर, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस सेटअप, ये प्रेस करके दोनों बटन, वहाँ पे आएगा 4 रेडियन, तो 4 वाला बटन आपने प्रेस कर देना है, 4 रेडियन। 4 वाला बटन प्रेस करोगे ना तो रेडियन में चला जाएगा। डिग्री में इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आना, ये मैं आपको पहले कह दूँ, आपका आंसर बिल्कुल सही जो है डिग्री में नहीं आ सकता, ये डिग्री में होता ही नहीं है। तो ये रेडियन को लेके चलता है, तो आपने रेडियन को लेके चलना है। तो यहाँ पे आएगा कोस 1 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और साइन 1 की वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे ये आएगी। और आपने कोशिश करनी है पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखने हैं, 5 डिजिट, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। एक्यूरेसी जो है ना आपकी 100% बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 5 नंबर लिखने, दोनों को माइनस करोगे ये आंसर आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा। दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर बनेगा, ये आपके पास बनेगा, और 1 में से माइनस करोगे तो ये बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह आपने फॉलो करना है इस चीज़ को, कि आपने कैलकुलेटर पे पॉज कर करके वीडियो देखना है, भला कि मैं जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं बिल्कुल सही लिखी है कि नहीं लिखी। मैंने कैलकुलेटर से टैली कर करके निकाल के देखी है, ठीक है ना। सीधी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया आपके को, ये स्टेप आपके तो डायरेक्ट किया हुआ है, ये सारा डायरेक्ट करके उसने ये आंसर बताया हुआ, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है ना PDF से करवाते हैं, MTH 101 बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं माशाल्लाह, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन PDF से उन्होंने आपको डायरेक्ट ही बताना होता है, ये करने से ये हो गया, ये करने से वो हो गया। तो देखो, ये स्टेप बाय स्टेप सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म ही है जो आपको बताता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। पुट n इज इक्वल टू 2 कर देना है, पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, वो देखें स्टार्ट पे। तो अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इन 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो इधर अगर 3 आता है तो इधर 2 आता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x2। अब x2 की वैल्यू वो बॉक्स में है, ठीक है ना, वो आपने इधर लगा देनी है। ये देखो x2 की वैल्यू लगाई है बॉक्स में, वो लगी,
और यहाँ पर भी लगी, और कोज x2 है यहाँ पे भी लगी, और 1 प्लस साइन यहाँ पर भी x2 की वैल्यू लगी, ठीक है ना। तो अब देखो कोस जो x2 की वैल्यू है वो ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, कोस प्रेस करके 0.75036 प्रेस कर देना है, तो वो आंसर आएगा 0.731444। साइन का भी ऐसे चेक करना है 0.75036 के, तो वो आएगा 0.68190, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, इतना इतना, दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा। समझ लगी बात की। आपके पीडीएफ ने यही किया हुआ है, यहाँ तक ही किया हुआ है। हम 3 तक कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब n = 3 तक पुट करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा x4 तक। हम x4 तक करेंगे, यू अंडरस्टैंड ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ लगी होगी। मतलब कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, मतलब आपको कैलकुलेटर रेडियन में बता दिया, सारा कुछ बता दिया। ओके जी, आप देखो ज़रा आपके पीडीएफ में ना उसने n = 2 तक किया हुआ है। हम 3 तक करके देख लेते हैं, और उसका लॉजिक है ना उसकी समझ लग जाएगी कि बेसिकली 3 तक क्यों करना है। तो पुट n = 3 करोगे तो x 3 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सारा 3 3 आ जाएगा, और ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये 3 3 मतलब इसकी वैल्यू लगा दोगे, किसकी, पुट x3 की वैल्यू लगाओगे, जो कि उसने आंसर दिया हुआ है। आप इसकी वैल्यू भी आगे लगा के चेक करो। फर्दर प्रोसीड, एक पॉइंट आगे चलो, तो चेक करना है कि अब आपने क्या करना है। ये देखो यहाँ पे x3 की वैल्यू आ गई, cos 3 की वैल्यू, और sin 3 आ गई, और +1 वैसे आ गया, और ये x3 की वैसे वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है ना। तो दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा 0.0005। लेकिन ये आएगा नहीं, तो ये ना साइंसी तरकीब में लिखा जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा। तो आपने भला क्या करना है, आपने शिफ्ट इंग्लिश शिफ्ट इंग्लिश शिफ्ट इंग्लिश, जब तक वो 10 की पावर आपकी 0 0 ना हो जाए, ठीक है ना, ऐसे करके फिर आगे चलना है। तो ये आगे डिवाइडेड बाई, इससे दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास वो आएगा, फिर वो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर होगा। फिर आपने शिफ्ट इंग्लिश शिफ्ट इंग्लिश शिफ्ट इंग्लिश करते जाना जब तक वो 10 की पावर 0 0 ना हो जाए। तो दोनों को माइनस करोगे आप, तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो देखने वाली बात है, पॉइंट 3 तक देख लो। 3 का जो आंसर था ना, x3 का आंसर 3 तक वो था 0.739। तो देखो 0.739, एक और आगे करोगे फिर चौथा नंबर मैच कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये ना आंसर सेम आने शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं। आंसर सेम जब आएंगे ना तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका रूट जो है ना वो लाइक करता है, ये आपका असल रूट है जो आपका आंसर है। तो इट मीन मैंने ये क्या किया, ये लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की कि आपने क्यों करना है जे एक पॉइंट आगे लेके जाना है। वहाँ पे तो उसने फर्दर कह दिया ना यहाँ पर इसका आंसर होगा ये वो, तो नहीं, आपने एक पॉइंट आगे लेके जाओगे तो पता चलेगा कि इसका आंसर फिक्स होना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, सेम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली रूट इज़ आपका ये बन जाएगा 0.739। ये जितने जितने सेम नंबर हो गए ना, सेम हो गए नंबर, देखो वो आपका रूट होगा 739। तो रोज थ्योरम है आगे, न्यू चीज़ जो है आपके पास रोज थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट है कि एक आपके पास ना इंटरवल है a और b जो कि कांस्टेंट इंटरवल है, और उसको कांस्टेंट इंटरवल को अगर आप जब मतलब किसी फंक्शन में पुट करते हो ना तो उसके आंसर भी सेम ही आते हैं। तो इट मीन f(a) = f(b) होता है। तो फिर देन a और b के दरमियान कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा जो कि आपका जो है ना मतलब कि इंटरवल के अंदर लाई कर रहा होगा। लेकिन वो कब लाई कर रहा होगा, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट f बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b and continuous on closed interval a, b if f(a) = f(b) = 0। ये कब होगा 0, जब कांस्टेंट इंटरवल होगा। f(a) = b, then there is at least one point c in a, b where f of फर्स्ट डेरिवेटिव c = 0। समझ लगी बात की। तो ये चीज़ अब क्या करोगे कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो जारी बात है, जब कांस्टेंट इंटरवल या कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो 0 आएगा। समझ लग रही बात की ना। c इज़ यानी कांस्टेंट, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, = 0 हो जाएगा। उसके अंदर कोई a और b के दरमियान ना कोई नंबर पड़ा हुआ है, ये वाला, इसके अंदर कोई भी नंबर पड़ा हुआ है, वो c है। तो देखो अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो जारी बात ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे f of c का, तो वो जारी बात है 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। रिमार्क्स देख लें, 2 पॉइंट्स फार्मूला इसे कहते हैं, पेपर में आ चुका है, क्विज में पूछा जा चुका है। 2 पॉइंट्स फार्मूला कहते हैं कब, जब f of a = f of b हो, देन a और b दोनों बराबर होने चाहिए, इज़ कॉल्ड कांस्टेंट इंटरवल। इसे 2 पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं। f of a = f of b कब होंगे, जब
ए और बी दोनों सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, देन ये हम कह सकते हैं दोनों बराबर हैं। यू अंडरस्टैंड ना। कुछ ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसी तरह ही देखें हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इंटरवल दिया गया है 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस होगी 0 से 2 पाई और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे होगी। तो हम लिख लेते हैं यार एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,2 पाई। ठीक है ना। स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट हमारे पास ये बेसिकली थ्योरम की, जिसकी हम थ्योरम की, रोज थ्योरम की हम स्टेटमेंट जो है ना वो फुलफिल करवा रहे हैं कि वो क्या होता है जी। हमारे पास कंटिन्यूस होता है क्लोज पे और डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है ना। तो वो ओपन पे होता है। देन देयर इज एट लीस्ट 1 पॉइंट सी लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गई साइन एक्स की कोस एक्स। ठीक है। इसी तरह पुट कर देना एक्स इक्वल टू सी तो ये पॉइंट सी आ गया। लेकिन एफ ऑफ सी डैश वो किसके बराबर था, वो तो 0 के बराबर है थ्योरम की स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इसे आप 0 पुट कर देना, कोस जाके इन्वर्स हो जाएगा। कोस इन्वर्स होगा तो कोस इन्वर्स 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, 90 डिग्री पे। यू अंडरस्टैंड ना। अब चेक करके देख लो कि ये सी बेसिकली इसके बिटवीन कैसे लाई करता है 0 और 2 पाई के, कैसे करता है देखो ज़रा, चेक करके देखो। 0 और 2 पाई, 2 पाई होता है 360 डिग्री, पाई जो होता है ना 180 डिग्री होता है और 2 के साथ ज़रब करें 360 हो जाएगा। और π/2 देखो 180 और डिवाइड बाई 2 90 डिग्री आ गया। तो ये देखो π/2 90 डिग्री, ये 0 और 2 पाई के बिटवीन आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। तो मीन के रोज थ्योरम इस पे पूरा अप्लाई हो गया, पूरा क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया इस एग्जाम्पल को। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये है रोज थ्योरम की एग्जांपल और उसकी स्टेटमेंट और उसका कंसेप्ट। ओके आगे चलते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम रोज थ्योरम की तरह ही है, लेकिन रोज थ्योरम के अंदर जो हमारे पास इंटरवल होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे वेरिएट होता रहता है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं यहाँ पे कंडीशन लगेगी, ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगी यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ तो मतलब एफ ऑफ ए ग्रेटर दैन एफ ऑफ बी, मतलब कि ए ग्रेटर दैन बी होगा जब, या एफ ऑफ ए लेस दैन एफ ऑफ बी जब ए लेस दैन बी होगा, ये कंडीशंस लगेंगी। यू अंडरस्टैंड ना। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल ऑन किस पे, देखो ओपन इंटरवल पे एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, देन देयर इज एट लीस्ट 1 पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल। सेम है सारा कुछ ही। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, या ए इज इक्वल टू बी इसमें नहीं है, बस बाकी सारा कुछ सेम है। कांस्टेंट इंटरवल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आप याद रखना यहाँ पर वेरिएट होता है इंटरवल, छोटा बड़ा है। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो वेयर यहाँ पर भी चेंज आ गया, फिर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इट मीन ये 0 नहीं होगा। एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस ए। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट ज़्यादातर पेपर में आती है। मतलब स्टेटमेंट जो आती है मीन वैल्यू थ्योरम की आती है, सारी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मीन वैल्यू थ्योरम को ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इसकी एग्जांपल मैं अपने पास से करवाऊंगा, इसकी एग्जांपल नहीं है यहाँ पर, लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन मैं एग्जांपल अपने पास से करवाता हूँ छोटी सी इसकी। ठीक है ना। चलें जी, रोज थ्योरम वाली जो एग्जाम्पल थी ना, उसी को मैं आगे फर्दर लेके चलता हूँ मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। गिवन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इंटरवल था ये, सेम वही स्टेटमेंट है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 0,2 पाई एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, देन देयर इज एट लीस्ट 1 पॉइंट सी लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर आपने पुट क्या कर देना, एक्स इक्वल टू सी कर देना है, तो देन आपके पास cos सी आ जाएगा। वी नो डैट, फॉर्मूला लगा देना है मीन वैल्यू थ्योरम का, वो था आपके पास एफ ऑफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस सी बी माइनस ए। ठीक है। अब देखो ये आपके पास ए है और ये बी है, तो एफ ऑफ बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, एफ ऑफ बी कैसे निकालोगे, एफ ऑफ बी निकालोगे, यहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे आपने लगा देना है 2 पाई, तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई, और जहाँ पर आपके पास ए है ना, वहाँ पे आपने लगा देना है 0, साइन 0 0, साइन 2 पाई चेक करके देखें कैलकुलेटर पे 360 वो भी 0, 0 माइनस 0, और नीचे देखो b माइनस ए, तो 2 पाई माइनस 0, तो नीचे आ जाएगा, हाँ जी 2 पाई आ जाएगा ना, 0 माइनस 0 ओवर 2 पाई, और cos c एज इट इज़। देखो एफ ऑफ सी डैश की वैल्यू क्या थी, cos c, वो वैसे साथ आती जाएगी, देख लें, तो 0/2 पाई, तो कितना आ गया, 0 हो गया, cos जाके इन्वर्स हो गया, cos इन्वर्स ऑफ 0
90 डिग्री π/2 चेक करके देख लें, वह भी इसके इंटरवल के बीटी भी नहीं लाई कर रही है। यू अंडरस्टैंड ना। आई होप आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी, और ना भी लगी होगी तो ध्यान से आपने पॉज कर करके वीडियो को देखना। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आज के जो क्विज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपको जो मैंने रिमार्क्स बताए हैं ना हर एक मेथड के, वो रिमार्क्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, अब इसमें एक बात याद रखना, रोल्स थ्योरम में जो आपका इंटरवल होगा वो कांस्टेंट होता है, और इसमें जो आपके पास है ना मीन वैल्यू थ्योरम, उसका जो आपके पास होता है ना इंटरवल, वो कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएट होता रहता है। एक हो गया। दूसरा, आपके पास इनिशियल वैल्यू किस में चाहिए होती है, वो चाहिए होती है न्यूटन रैप्सन मेथड में। यू अंडरस्टैंड ना। ये चीज़ें कुछ याद रखनी है। और कांस्टेंट इंटरवल जो है ना वो न्यूटन रैप्सन मेथड में फ्लॉप हो जाता है, और रोल्स थ्योरम की तो स्टेटमेंट ही मतलब का कांस्टेंट फंक्शन की है, और इसका मतलब ये हुआ कि रोल्स थ्योरम जो है ना वो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, और इसके लिए जो ना मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, मीन वैल्यू थ्योरम इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। क्या ख्याल है, दोनों के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कैसे, 0/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो वो कैसे अप्लाई होगा, नहीं होगा अप्लाई, वो नहीं होगा अप्लाई। ठीक है ना, ये याद रखना, दुआ में याद रखें। हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इंशाल्लाह आपको सीरीज़ कंप्लीट मिल जाएगी, जल्द से जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह। हम कर रहे हैं काम इसके ऊपर। और एक बात याद रखना, मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मैं इंसानों के अच्छे से काम आऊँ। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपने कुछ ऐसे काम मतलब कर रहे हैं या जो भी है कि जिसमें आप अपना ज़ाती मफाद देखते हैं। आप समझ तो रहे होंगे बात को, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले तो हमने यही प्रायोरिटी दी है ना कि यूट्यूब पे आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं कि आपके लिए लेक्चर रखे हैं, तो वहाँ से तैयारी करना, शॉर्टकट ना लें, वहाँ से तैयारी करें। तैयारी करके फिर आप अपना पेपर खुद दें, तो फिर तो आता है मज़ा। समझ लगी बात की। शॉर्टकट ना लिया करें, ध्यान किया करें कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जो आपकी तैयारी है ना वो आपको बहुत आगे लेके जाती है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप पढ़ोगे तो उसका फ़ायदा आपको ही है। ठीक है, कल को कोई जॉब मिलेगी, कोई जॉब में उसमें इंटरव्यू में कोई चीज़ पूछ लेता है, तो वो आप कैसे फुलफिल करोगे, कैसे क्लियर करोगे। यू अंडरस्टैंड ना। अपना लेक्चर खुद तैयार किया करो, अपना पेपर, अपना हर चीज़ खुद तैयार किया करो। मेहरबानी आपकी, आप मेरे छोटे बहन भाई हैं। ठीक है ना, छोटे बहन भाइयों को समझाना मेरा फ़र्ज़ है। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे माँ बाप के लिए और मेरी टीम के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।